Rn1 की बात हो रही थी कि Rn1 हमारे पास था HFC1 इंटू Rn2। देन Rn2 को अगर हम देखते हैं तो वो बराबर था HFC2 इंटू Re। यहाँ पे हम Rn1 की अगर Rn2 की अगर हम यहाँ वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो यहाँ से हमें एक Rn1 यानी इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। और इसको देख के एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि जो डायल्टन पेयर होगा इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी एंड इट कुड बी इन मेगा ओम, बिकॉज यहाँ पे दो करंट गेन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास यहाँ पे इसका था डीसी एनालिसिस, और इसी डीसी एनालिसिस के हिसाब से इसको देखते हुए हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे हमें जो भी तक चीज़ें डिस्कस की हैं वो शायद और क्लियर हों। इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड आउट इनपुट रेजिस्टेंस फॉर गिवन डायनेमिक पेयर। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं डायनेमिक पेयर को, तो यहाँ पे वीसीसी हमें प्रोवाइडेड है, R1 R2 दिया हुआ है, RE भी हमें यहाँ गिवन है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे अननोन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है टू गेट R in के जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास HFC1 इंटू HFC2 मल्टीप्लाई बाय RE। अच्छा, Rin1 जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो यही हमारे पास डायनेमिक पेयर की इनपुट रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ पे Rin1 के लिए अगर हम देखते हैं तो अब जिस तरह मैंने इसके फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे, तो अगर मैं सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हुए इनपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लूँ, यानी कि VB। तो VB हमारे पास वोल्टेज होगा अक्रॉस R2। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं तो वी कैन इजिली गेट VB। उसके बाद सवाल आता है इमीटर करंट का। तो इमीटर करंट का हमने फॉर्मूला जो निकाला था वो ये था कि अगर हम इस VB को माइनस कर दें VBE एंड देन अगेन VBE, यानी कि VB माइनस 2 VBE अपॉन RE अगर हम लोग कर लें तो वी कैन गेट इमीटर करंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, मीटर करंट फॉरन फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया था एक्चुअली Rn1 निकालना है। अच्छा, Rn1 के लिए हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है वो है हमारे पास 2N3904। तो इसकी जो डाटा शीट है वहाँ से हमें इसकी HFC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और ये अगर सवाल आता है तो इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज ना हो कि सर ये वैल्यू यहाँ पे तो है नहीं और एग्जाम के टाइम हमारे पास डाटा शीट नहीं होगी, ये वैल्यू हमारे पास प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, तो Rn1 का हमारे पास फॉर्मूला था HFC1 इंटू HFC2 इंटू RE। HFC हमें बताया हुआ है कि दोनों ट्रांजिस्टर का कितना है 70 एट ICQ इक्वल टू 1 मिलियन। तो यहाँ से हमारे पास Rin फाइंड आउट हो गया 16.2 मेगा ओम। तो अब एक इस वैल्यू से हमें एक आइडिया हो सकता है कि डायनेमिक पेयर की जो हम बात कर रहे थे इनपुट रेजिस्टेंस की, तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है इन कंपैरिजन विथ नॉर्मल इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे Rin1 की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। इसकी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, ये मैं हर बार आप लोगों को बोल रहा होता हूँ कि भाई ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ क्लियर होगी कि भाई जो हमने यहाँ एक सॉल्व एग्जांपल देखी है और एक अनसॉल्व है, तो जो अनसॉल्व है उसकी वैल्यूज आप एक बार निकालेंगे तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई जो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे वो किस तरह से निकल के आएंगी। सोल्यूशन सामने देखते हैं बहुत इजी लग रहा होता है, बट हाँ खुद जब करते हैं तो कुछ चीज प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। एंड उसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बेहतर यही होगा
कि जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं करवा रहा होता हूँ ये सॉल्व ज़रूर करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी इनकी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये वही पुरानी स्लाइड है जिसमें Rn1 रिकॉल हुआ है, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं AC एनालिसिस। अगर अब हम यहाँ पे AC एनालिसिस की इसकी बात करते हैं तो AC एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक चीज़ हमें पता है कि हम लोग AC एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो इसका एक्चुअल सर्किट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस इस तरह से आते हैं कि हमारे पास अगर ये सर्किट दिया हुआ है तो इसमें हमारे पास कैपेसिटर AC में शॉर्ट हो जाते हैं, तो जो कैपेसिटर होंगे हमारे पास वो यहाँ पे शॉर्ट हुए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये सप्लाई एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ये AC एनालिसिस की कंडीशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मींस कॉमन इमिटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। अब अगर हम लोग AC एनालिसिस के रेफरेंस से इनपुट इम्पीडेंस कंसिडर करें फॉर डायरेक्टर इमिटर फॉलोअर, तो वो हमारे पास सेम वही इक्वेशन यूज़ की जाएगी जो कि हम लोग नॉर्मल इमिटर फॉलोअर में कर रहे थे। यानी कि इनपुट इम्पीडेंस वहाँ पे हमारे पास थी, क्योंकि ये जो पार्ट था इसके अंदर ये चीज़ ग्राउंड हो गई थी, तो R1 पैरेलल टू R2 होता था एंड देन पैरेलल टू Z इन बेस होता था या Z बेस होता था सब। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फॉर्मूला था Z इन इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 एंड पैरेलल टू Z बेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इनपुट इम्पीडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस प्रीवियसली तो हमारे पास इसी तरह से फाइंड आउट होके आ रही थी, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डायलेटन पेयर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो इसके रेफरेंस से हमारे पास जब हम यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वो इधर हमारे पास ये R1 पैरेलल टू Z बेस जस्ट आएगा, R2 यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि प्रीवियसली तो ये क्या हो रहा था, हमारे पास इधर पैरेलल में आ रहा था, बट अब जब इस कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये अब हम यहाँ पे इस R2 को R1 के साथ पैरेलल में नहीं रख सकते। इस वजह से डायनेटन पेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर Z इन की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारे पास R1 पैरेलल टू Z बेस। अच्छा, अब Z बेस की अगर हम वैल्यू की बात करें तो Z बेस जो है हमारे पास ये जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियसली इमिटर फॉलोअर के अंदर फाइंड आउट करा था सेम उसी मेथड से यहाँ पे ये निकाला हुआ है। कंप्लीट ये एक्सप्रेशन इसकी ड्राइव हुई हुई है, बट यहाँ हम इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जस्ट इसकी जो Z बेस की वैल्यू है वो कंसिडर कर रहे हैं, विच इज HIC1 प्लस HFC1 HIC2 प्लस HFC2 RE। इसमें HIC हमारे पास जो है इनपुट इम्पीडेंस आ गई है और HFC जो है करंट गेन। ठीक है, इसी तरह अगर हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो आउटपुट इम्पीडेंस भी हमारे पास ये ड्राइव फॉर्म में आई हुई है, विच इज Z आउट इक्वल टू RE पैरेलल टू यहाँ पे RE डैश 2 प्लस RE डैश 1 प्लस RTH HFC1 ओवर HFC2। ये भी हमारे पास एक ड्राइव फॉर्म में फाइंड आउट होके आई हुई है एंड वी डोंट नीड टू कंसीडर डेरिवेशन एट दिस स्टेज। ठीक है, इस लेक्चर को मैं भी यहीं तक लिमिट कर रहा हूँ और ये सेशन हमारा भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो फिर दोबारा से इस